Good morning, students. How are you? I again welcome you all in my video lecture series related to geology. In these lecture series, we are at present discussing topics related to hydrogeology. In last video, we have discussed about Darcy's law. I hope you all have understood that video. Today, we will discuss artificial recharge of groundwater. So let's start. Today, we will cover what is artificial groundwater recharge, advantages of artificial recharge, why artificial recharge necessary, methods of artificial recharge. What is artificial recharge? आर्टिफिशियल रिचार्ज होता क्या है? रिचार्ज ग्राउंड वाटर का रिचार्ज। अब जो ग्राउंड वाटर में हमें वाटर अवेलेबल है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एटमॉस्फेयर से रेनफॉल से जो वाटर इनफिल्टर होके अर्थ में जा रहा है वही ग्राउंड वाटर बन रहा है। तो उस ग्राउंड वाटर की कुछ लिमिट भी होगी। ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड वाटर अंदर ही जनरेट हो रहा है, वो एक साइकिल के फॉर्म में है, एनवायरनमेंट में पहुंच रहा है, एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है, एटमॉस्फेयर से वापस आ रहा है। तो इस वाटर की जो ग्राउंड के अंदर अवेलेबल है इसको रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हमें प्रचुर मात्रा में जब भी रिक्वायरमेंट है, चाहे एज अ ड्रिंकिंग वाटर, एज अ इरीगेशन और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो आवश्यकता है, अगर हम ग्राउंड वाटर का ऐसे ही दोहन करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा या काफ़ी कम क्वांटिटी में बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसके रिचार्ज की आवश्यकता पड़ती है। तो रिचार्ज है क्या? आर्टिफिशियल रिचार्ज ए प्रोसेस बाय विच द ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज ऑगमेंटेड एट द रेट मच हायर दैन दोज अंडर नेचुरल कंडीशंस ऑफ परकोलेशन। मतलब नेचुरली भी इसका रिचार्ज होता रहता है। जैसे रेनफॉल होता है तो जो वाटर सरफेस पे आया वो इनफिल्टर हुआ, अर्थ के अंदर गया और एक्वीफर का पार्ट बन गया, रिचार्ज हुआ। लेकिन ये हर जगह रिचार्ज इक्वल अमाउंट में नहीं होता है, और जहाँ रिचार्ज कम हो रहा है तो वहाँ हमें इंड्यूस्ड रिचार्ज, मतलब हमें आर्टिफिशियली रिचार्ज करना पड़ता है, जिससे कि उसकी क्वालिटी व क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो वो प्रोसेस जिसमें हम आर्टिफिशियली ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करते हैं एट हायर रेट देन इट इज हैपन्स इन नेचुरल कंडीशंस। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल रिचार्ज। अब आर्टिफिशियल रिचार्ज के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों करें हम आर्टिफिशियल रिचार्ज? तो उसके फ़ायदे ये हैं। फर्स्ट, टू एनहांस द ग्राउंड वाटर यील्ड इन डिप्लीटेड द एक्वीफर ड्यू टू अर्बनाइजेशन। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हो रहा है तो ओपन ग्राउंड सरफेसेस बहुत कम बच गए हैं, हर जगह सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। तो इसकी वजह से ग्राउंड जो रेनफॉल हो भी रही है तो वो अर्थ सरफेस से इनफिल्टर होके ग्राउंड सरफेस ग्राउंड वाटर का पार्ट नहीं बन पा रहा है। आपने देखा भी होगा कि अगर आप जो लोग शहरों में रह रहे हैं कि यहाँ जब बरसात होती है तो गलियों में से नदी जैसा बहाव हो जाता है, खूब पानी ही पानी हो जाता है, हमें लगता है खूब बारिश हुई है। और वही सेम बारिश अगर हम एक किसी ओपन एरिया में जाके देखें तो हमें फील ही नहीं होता है कि बारिश हुई है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पक्का सरफेस है, हमारे यहाँ पे हार्ड सरफेस है, तो यहाँ पानी ग्राउंड के अंदर जाने के बजाय रन ऑफ हो जाता है पूरा पूरा पानी, और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो ऐसी कंडीशंस में रिचार्ज का बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल रिचार्ज ही एक सोर्स है। सेकंड है कंजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ एक्सेस सरफेस वाटर फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। क्या होता है कि सरफेस के ऊपर जब भी रेनफॉल हुआ तो सरफेस के ऊपर कहीं जगह पानी का स्टोरेज होगा, तालाबों में, नदियों में, बावड़ियों में, लेकिन वो इसकी एक लिमिट है। उसके बाद वो
पानी जो एक्स्ट्रा पानी है उसको कहाँ सेव किया जाए, तो उसको सेव करने के लिए उसको बेहतर है कि हम उसे ग्राउंड वाटर का पार्ट बना दें, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कर दें उससे। अगर उसका हम ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं करेंगे तो जैसे सरफेस के ऊपर जो वाटर है उसका उसमें पॉल्यूशन भी होता रहेगा, वो पानी की क्वालिटी ख़राब होती रहेगी, और हम उसकी भी लिमिट भी है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें स्टोरेज नहीं कर सकते सरफेस के ऊपर। तो बेहतर है कि हम उसको अंडरग्राउंड में भेज दें और आर्टिफिशियली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दें। तो ये एक फ़ायदा है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ग्राउंड वाटर थ्रू द डाइल्यूशन। अब क्या कह रहा है कि ग्राउंड वाटर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। अब ग्राउंड वाटर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है भाई? अगर जैसे आपने अपने एरिया में देखा होगा, या बीकानेर की ही बात करें तो आसपास के गांव में जहाँ पर, या अपने बीकानेर शहर में भी जो पानी की सप्लाई है उसमें थोड़ा सा खारापन है, TDS ज़्यादा है, टोटल डिज़ोल्व साल्ट ज़्यादा है। अब किसी पानी में नमक घुला हुआ है बहुत ज़्यादा, और उसी में हम और पानी डाल दें तो पानी का खारापन कम होगा कि नहीं होगा? तो वही सेम चीज़ है कि अगर हम ऊपर से फ्रेश रेन वाटर अंडरग्राउंड वाटर में और हम मिक्स कर देते हैं किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली, तो उसमें TDS की वैल्यू कम होगी, तो इससे उसकी जो क्वालिटी है वाटर की वो इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव बैक्टीरियोलॉजिकल एंड अदर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम सीवेज एंड वेस्ट वाटर बाय नेचुरल फिल्ट्रेशन सो दैट वाटर इज़ सूटेबल फॉर रीयूज़। क्या होता है कि सीवेज में हम बहुत सा वाटर वेस्ट कर रहे हैं। अपने शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अगर आप जाके देखें तो वहाँ ओपन में इस सीवरेज वाटर को फैला के छोड़ दिया जाता है, और वो धीरे धीरे सीपेज होकर इनफिल्टर होकर ग्राउंड सरफेस में जा रहा है, अंडरग्राउंड जा रहा है और ग्राउंड वाटर का पार्ट बन रहा है। अब देखने में ऐसा लगता है कि वो उस वाटर में जितनी इम्प्यूरिटीज़ हैं वो भी जा रही होगी, लेकिन नहीं, ये जो ग्राउंड सरफेस है वो एक फ़िल्टर का काम करता है, और जितनी भी उसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो श्योरली होती हैं, उससे फ़िल्टर हो जाती हैं। कुछ हद तक बैक्टीरियोलॉजिकल जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी उसमें से इनफिल्टर हो जाती हैं। वाटर वहाँ से फ़िल्टर होकर अंडरग्राउंड में जाता है और साफ़ पानी ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और रिचार्ज का काम करता है, जिससे वाटर टेबल का लेवल इंक्रीज़ होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है आर्टिफिशियल रिचार्ज का, कि जो वेस्ट वाटर है उसको भी हम काम में ले सकते हैं, साफ़ पानी उसमें से अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाएगी। तो ये थी एडवांटेजेस। नेक्स्ट है वाई आर्टिफिशियल रिचार्ज नेसेसरी। आर्टिफिशियल रिचार्ज की ज़रूरत क्यों है? इन मोस्ट लो rainfall areas of the country, the availability of utilizable surface water is so low that the people have to depend largely on groundwater for agriculture and domestic use. अब लो रेनफॉल एरिया जैसे अपना बीकानेर ही है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम हो रही है, तो ऐसी जगह पर सरफेस वाटर भी बहुत कम होगा। जब रेनफॉल कम है तो सरफेस वाटर भी कम होगा, और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो सरफेस वाटर है भी तो भी एवेपोरेशन से उड़ रहा है, इतना ज़्यादा हर जगह पहुँचाया नहीं जा सकता उस वाटर को। तो ऐसी कंडीशंस में एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ का एक ही साधन है, वो है ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर अगर इसके लिए आवश्यक है तो उसका रिचार्ज भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिचार्ज नहीं करेंगे तो ग्राउंड वाटर कभी ना कभी ख़त्म होगा, इसलिए आर्टिफिशियल रिचार्ज ज़रूरी है। आप अपने आसपास के गाँव में देखेंगे भी कि जो खेती हो रही है टोटली बेस्ड है ग्राउंड वाटर बोरवेल्स के ऊपर। कोई कैनाल सिस्टम यहाँ आया नहीं है, सरफेस वाटर का कोई सोर्स नहीं है, टोटली बेस्ड ऑन बोरवेल्स। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम आर्टिफिशियल रिचार्ज को बढ़ावा नहीं देंगे तो एक समय आएगा कि वहाँ ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा और हमारी एग्रीकल्चर भी इफेक्ट होगी, और एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा तो पूरी इकोनॉमी इफेक्ट हो जाएगी। इसलिए आर्टिफिशियल रिचार्ज बहुत ज़रूरी है। So in order to improve the groundwater situations, it is necessary to artificially recharge the depleted groundwater aquifers. Next है methods of artificial recharge, इसको हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
Welcome in part 2 of this video, artificial recharge of groundwater. We were discussing methods of artificial recharge. Methods of artificial recharge, अब artificial recharge की जो टेक्निक्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने, मोस्टली डायरेक्ट रिचार्ज और इनडायरेक्ट रिचार्ज। डायरेक्ट हम ऐसे प्रोसेस इंक्लूड किए हैं जिसमें हम डायरेक्टली हम वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं। इनडायरेक्टली में ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें हम कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो डायरेक्टली तो उसका रिचार्ज नहीं कर रहा, लेकिन हमारे एक्ट की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ रहा है। वो हम आगे जैसे जैसे इसको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ डायरेक्ट रिचार्ज जो है उसमें वो दो टाइप का है, सरफेस या सब सरफेस रिचार्ज। सरफेस जिसको स्प्रेडिंग सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें क्या है, चार प्रोसेस हैं: फ्लडिंग, बेसिन्स और परकुलेशन टैंक्स, स्ट्रीम ऑगमेंटेशन एंड फोर्थ वन इज डिच एंड फरो सिस्टम। सब सरफेस में तीन पार्ट हैं: रिचार्ज वेल, रिचार्ज पिट एंड और शाफ्ट, और तीसरा है डग वेल। सरफेस स्प्रेडिंग में हम वाटर को सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं, ग्राउंड सरफेस के ऊपर, और सब सरफेस में हम ग्राउंड सरफेस से थोड़ा नीचे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे की वजह से ग्राउंड वाटर का रिचार्ज बढ़ रहा है। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं डायरेक्ट से, डायरेक्ट में सरफेस स्प्रेडिंग से। सरफेस स्प्रेडिंग मेथड, these methods are suitable where large area of basins is available and aquifers are unconfined without impervious layer above it. सरफेस स्प्रेडिंग वही काम की है, सरफेस जैसे नाम से क्लियर है कि हम सरफेस के ऊपर वाटर को फैला देते हैं और धीरे धीरे जैसे रेन वाटर इनफिल्टर होता है वैसे ही वो सरफेस का वाटर इनफिल्टर होके और सरफेस के अंदर जाता है और ग्राउंड वाटर का पार्ट बन के वाटर टेबल को बढ़ाता है। ये मेथड उस जगह काम का है जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया हमें अवेलेबल है ओपनली, और जो ऊपर की लेयर है वो इम्परवियस लेयर है, जिसे अनकन्फाइंड विदाउट इम्परवियस है, वो परवियस है, मतलब ऐसी लेयर है ऊपर जो इजीली वाटर को परकुलेट होने के लिए परमिट करती है। सेकेंड, द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ topsoil. If soil is sandy, the infiltration is higher than those of silty soil. जो ऊपर की टॉप लेयर है सॉइल की वो इनफिल्ट्रेशन की मदद करने वाली होनी चाहिए। वो सैंडी सॉइल अगर होगा तो इजीली इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, उसकी जगह अगर सिल्टी या क्ले की कोई लेयर होगी तो उसमें परमिएबिलिटी कम होगी, तो वो वाटर को नीचे परकुलेट होने नहीं देंगी और रिजल्ट क्या होगा, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं हो पाएगा। द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड सस्पेंशंस इन द वाटर यूज्ड फॉर रिचार्ज क्लॉग्स द सॉइल पोर्स लीडिंग टू रिडक्शन इन इनफिल्ट्रेशन रेट, दैट इज रिचार्ज रेट। अब क्या होता है कि सॉइल के कुछ वाटर के साथ जब हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर रिचार्ज के लिए, उसके अंदर कुछ सॉलिड सस्पेंशंस हो सकते हैं, कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं, वो जब हम उसको किसी सरफेस के ऊपर फैला रहे हैं तो वो इम्प्योरिटीज़, वो सॉलिड सस्पेंशंस उस सरफेस के ऊपर, उस सॉइल के सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेंगे और वो लेयर उन पोर्स को कवर कर देगी जिनसे वाटर अंदर इनफिल्टर हो रहा था, उन पोर्स को रोक देगी, क्लोक्स बना देंगी उसमें, तो जिसकी वजह से वाटर अंदर इनफिल्टर नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन रुकेगा और इसकी वजह से रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर रुक जाएगा। आपने देखा होगा कि गांव में जो अपना जोहड़ और जो लेक्स वगैरह होती हैं वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो उसके बेस में मिट्टी जो होती है वो काफ़ी चिकनी सी होती है, वो चिकनी मिट्टी क्ले जैसी कुछ मिट्टी होती है, वो धीरे धीरे सस्पेंशंस आके वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, वो बैठ जाते हैं और वो उसको एक कवर बना लेते हैं, जिसकी वजह से ही जो पानी रुका हुआ है वो अंदर नहीं जाता है। ये ज़रूरी भी है, अगर वो पानी पूरा अंदर चला जाएगा तो लेक के अंदर वो पानी रुकेगा कैसे, और रुकेगा नहीं तो वहाँ पे सरफेस वाटर का स्टोरेज नहीं होगा। आपने कई जगह देखा भी होगा कि अगर जैसे तालाब की बावड़ियों की जो सफाई होती है तो वो पूरी लेयर को हम नीचे से निकाल देते हैं कई बार, और अगली बरसात में पानी तो खूब उसमें आ जाता है लेकिन रातों रात ही पूरा पानी गायब हो जाता है।
उसका रीज़न यही थे कि वो जो सिल्ट और क्ले की जो लेयर थी वो हमने साफ़ कर दी, और जो पानी को रोक रही थी, पानी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वही हमने हटा दी, तो पूरा का पूरा पानी इनफिल्टर हो जाता है और ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ये एक डायग्राम है, इसमें ये एक मेन रिवर थी। इस मेन रिवर में खूब इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, यहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन तो यहाँ हो रहा था, लेकिन इसका अगर एरिया हम बढ़ा दें, इसका एरिया तो लिमिटेड है, इसका अगर मैं एरिया बढ़ा देता हूँ, और बढ़ाने के लिए मैं एक डाइवर्जन यहाँ लगा दिया, एक डाइवर्जन यहाँ लगा दिया, तो यहाँ से पानी यहाँ आने लगा, ये पानी यहाँ आया, ये कुछ हमने यहाँ पे सरफेस स्प्रेडिंग कर दी, पानी को हमने फैला दिया एक जगह, मान लीजिए कोई छोटा लेक बना दिया, तो यहाँ से भी सीपेज होकर पानी नीचे जा रहा है अंदर। और एक हमने ये रिचार्ज ट्रेंच बना दी, तो यहाँ से भी पानी सीपेज हो रहा है, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में। तो कुल मिला के हमने इस जो ये नदी थी, रिवर थी, इसमें जो वाटर बह रहा था, इसके हमने सरफेस एरिया बढ़ाने का काम किया। चाहे हमने एक जगह उस सरफेस पे स्प्रेड कर दिया, फ्लडिंग कर दी, या किसी ट्रेंच में भर दिया, तो एरिया जो ग्राउंड के ऊपर सस्पेंडेड था, वो एरिया बढ़ने के कारण इसका रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया, और यही इस वजह से रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बढ़ गया। तो सरफेस मेथड में यही है कि उसका एरिया बढ़ा देते हैं हम, चाहे स्प्रेडिंग कर रहे हो ग्राउंड सरफेस पे या कहीं ट्रेंच बना के। नेक्स्ट है, इसको हम वन बाय वन जो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है फ्लडिंग। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर रिलेटिवली फ्लैट टोपोग्राफी। जिस एरिया की टोपोग्राफी फ्लैट सरफेस की है, वहाँ पर फ्लडिंग इजीली पॉसिबल है। वाटर इज स्प्रेड एज अ थिन शीट। इसमें क्या करते हैं हम, पानी को एक थिन शीट, एक थिन लेयर के फॉर्म में पूरे एरिया के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, और धीरे धीरे ये वाटर परकुलेट होता रहता है नीचे की तरफ। इट रिक्वायर्स अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स फॉर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर फ्लडिंग। इसमें एक चैनल्स का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए, जिससे अलग अलग तरफ से पानी आए। ये मेन रिवर, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डाइवर्जन बना के और पूरा फैला देते हैं। इससे क्या है, एरिया बढ़ जाता है। जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, ये भी इसको रास्ता मिल गया, ये भी रास्ता मिल गया, और वापस यहीं मिल गया। तो ये एरिया हमने इसको बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने की वजह से परकुलेशन बढ़ जाएगा। हायर रेट ऑफ वर्टिकल इन्फिल्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड ऑन द एरिया विद अनडिस्ट्रीब्यूटेड वेजिटेशन एंड सैंडी सॉइल कवरिंग। जहाँ पे सैंडी सॉइल वगैरह का कवरिंग है, वेजिटेशन कम है, वहाँ पे ये फ्लडिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए। Basins and percolation tank. This is the most common method of artificial recharge. In this method, water is impounded in a series of basins or percolation tanks. इसमें क्या है कि जो वाटर है उसको एक सीरीज ऑफ परकोलेशन टैंक्स, कुछ टैंक्स बना दिए जाते हैं टेम्प्रेरी, जहाँ पे वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं। उन टैंक्स, सीरीज ऑफ टैंक्स के अंदर पानी को भर दिया जाता है, और इन टैंक्स से धीरे धीरे पानी रिसना शुरू कर देता है। द साइज ऑफ बेसिन्स में डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। इन द फ्लैटर एरिया वी हैव लार्ज बेसिन्स। अब ये सेम चीज़ है कि टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा। अगर टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ बहुत सारे ऊंची नीची जगह है, हाइज एंड लोज हैं, तो वहाँ पे हम छोटे टैंक्स बनाते हैं, उनका साइज़ छोटा रहता है। और प्लेन एरिया है तो काफ़ी बड़े बड़े टैंक्स बनाए जा सकते हैं। दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल इन एलुवियल एरिया एज वेल एज हार्ड फॉर्मेशन। ये जो मेथड है, जो जिस तरह उस एरिया में भी काम में ले सकते हैं जहाँ पे हार्ड रॉक्स मिल रही है, और उस एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सैंडी एरिया है। द एफिशिएंसी एंड फिजिबिलिटी ऑफ दिस मेथड इज़ मोर इन हार्ड रॉक फॉर्मेशन वेयर द रॉक्स आर हाईली फ्रैक्चर्ड एंड वेदर्ड। अगर रॉक एरिया में जहाँ पे हार्ड रॉक्स हैं, उस एरिया में अगर हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो वहीं पर ये फिजिबल होगा जहाँ पर
फ्रैक्चर्स और वेदर्ड रॉक्स होंगे। रीज़न भी क्लियर है कि वेदर्ड अगर और फ्रैक्चर्ड रॉक होंगे तभी तो अंदर पर्कुलेशन होगा। स्ट्रीम ऑगमेंटेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि हम स्ट्रीम की वजह से, नदी की वजह से जो हम वृद्धि कर रहे हैं आर्टिफिशियल रिचार्ज में, उस मेथड को हमने बोला स्ट्रीम ऑगमेंटेशन। इसमें वही है, स्ट्रीम का एरिया को बढ़ा दिया जाता है। स्ट्रीम की एक निश्चित चौड़ाई होती है, लेकिन इस चौड़ाई को हम किसी तरीके से बढ़ा देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑगमेंटेशन। और चौड़ाई बढ़ाने से एरिया बढ़ जाएगा जो सरफेस के साथ जुड़ा है पानी, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो रिचार्ज बढ़ेगा, रिचार्ज बढ़ेगा तो वाटर टेबल हाई होगा। Stream augmentation. The seepage from a natural stream or rivers is one of the most important source of recharge of groundwater reservoir. ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि फुल क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होता है स्ट्रीम्स में। When total water supply available in the stream or river exceeds the rate of infiltration, the excess of is lost as runoff. अब स्ट्रीम्स के बेस से पानी इनफिल्टर तो होता रहता है, लेकिन पानी इन्फिल्ट्रेशन की जो रेट है उससे ज़्यादा होता है, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो बहता है, बह के आगे निकल जाएगा, तो हमारे तो काम नहीं आया। लेकिन अगर हमें उसे काम में लेना है कि फ्यूचर में भी ये काम आता रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेट ऑफ रिचार्ज बढ़ाना पड़ेगा। और रेट ऑफ रिचार्ज बढ़ाने का क्या तरीका है? दिस रन ऑफ कैन बी अरेस्टेड थ्रू चेक बर्न्स और वाइडनिंग द स्ट्रीम बेड्स थ्रू लार्जर एरिया is available, thus the larger area is available to spread the river water increasing the infiltration. क्या कर सकते हैं, जब रन ऑफ को रोकना पड़ेगा, बह के आगे चला जाएगा तो हमारे तो काम नहीं है वो पानी, तो उसको रोकते हैं। रोकने के लिए क्या करते हैं, हम एक बंद्स बनाते हैं या डैम्स बनाते हैं। डैम्स बनाने के कारण वो पानी यहाँ पे, ये एक रिवर थी और इस रिवर के यहाँ पे हमने एक बंद बना दिया, बांध बना दिया। यहाँ बांध बनाया तो ये जो एरिया होगा ये इंक्रीज़ होगा, यहाँ तक पानी था, पानी और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिचार्ज बढ़ेगा। To site, the site selected for the check dams should have sufficient thickness of permeable beds or weathered formation to facilitate recharge of stored water within the short span of time. अगर हम डैम बना रहे हैं रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज पर्पस से, या ध्यान रखना रिचार्ज की बात हो रही है, अगर हम रिचार्ज के लिए हम डैम बना रहे हैं तो डैम ऐसी जगह बनाया जाए कि उसके पास में वेदर्ड जोन हो, वेदर्ड फॉर्मेशन हो, या फिर परमिएबल बेड्स हों, जिससे कि रिचार्ज की जो क्वांटिटी है वो बढ़ सके। अगर हमने हार्ड रॉक्स के पास में डैम बनाया है, बंद बनाया है, तो वहाँ पानी स्टोर तो होगा एज अ रिजर्वायर, लेकिन रिचार्ज उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो अगर आप रिचार्ज के लिए बांध बना रहे हैं तो ऐसा एरिया सेलेक्ट करें जहाँ पे वेदर्ड फॉर्मेशन हो या परमिएबल बेड्स हो। द वाटर स्टोर्ड इन दीज स्ट्रक्चर्स इज मोस्टली कन्फाइंड टू स्ट्रीम कोर्स, water stored in these structures is mostly confined to stream course and height is normally less than 2 meters. To harness maximum runoff, a series of such check dams may be constructed. अब क्या है कि इसकी नॉर्मली जो हाइट रखी जाती है वो 2 मीटर तक रखी जाती है इन चेक डैम्स की। अब इस चेक डैम्स को सीरीज़ में बनाया जाता है, एक के बाद एक, कुछ कुछ दूरी पर एक बनाया जाता है, जिससे कि रिचार्ज बढ़ता रहे। एक ही जगह पे हम बना देंगे तो वो नुकसान कर सकता है, वो काफ़ी एरिया को ख़राब कर देगा। इससे अच्छा हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाते रहें। द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Welcome back in part third of this video. We were discussing surface spreading method of artificial recharge. This last method is ditch and furrow system. In areas with irregular topography, ditches or furrow provide maximum water contact area for recharge. क्या करते हैं कि जो सरफेस एरिया जहाँ पर इरेगुलर है, ऊंची नीची जगह है, तो वहाँ पे फ्लैट सरफेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए फ्लडिंग मेथड तो इतना कामयाब नहीं होगा। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, डिचेस
या फरोज बना देते हैं, मतलब कुछ खाइयाँ या नालियाँ टाइप बना लेते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया जो होगा वाटर का सरफेस के साथ, वो इंक्रीज़ कर देते हैं हम। कैसे करते हैं? नालियाँ या कुछ खाइयाँ टाइप बना के। This technique consists of system of shallow flat bottomed and closely spaced ditches furrows which are used to carry water from source like stream, canals and provide more percolation opportunities। क्या करते हैं, जो मेन स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं, रिवर्स वगैरह होती हैं, उससे कुछ नालियाँ या डिचेस या फरोज बना के हम उस पानी को का सरफेस एरिया हम इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कॉन्टैक्ट एरिया है सरफेस के साथ, जिससे कि पर्कुलेशन की अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस बढ़ जाते हैं। और चांसेस पर्कुलेशन के बढ़ेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है और अल्टीमेटली वाटर लेवल बढ़ रहा है। दिस टेक्निक रिक्वायर्स लेस सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल को इतना ज़्यादा हमें प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, जैसा ऊंचा नीचा सॉइल है उसी तरीके से हम उसको डिचेज ऑफ फरोज को यूज़ करके हम उसका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा देते हैं। इट इज़ लेस सेंसिटिव टू सिल्टिंग। ये डायग्राम है, ये मेन रिवर थी, इस मेन रिवर से हमने एक ये डिच बनाया और इस मेन डिच से अलग अलग हमने और दूसरे डिचेस निकाल दिए, फिर और आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे अलग अलग नालियाँ बना के हमने इस जो नॉर्मली वाटर यहाँ से फ़्लो हो रहा था इजीली, यहाँ से इजीली फ़्लो हो रहा था एक फिक्स्ड पाथ में, उसको हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया अलग अलग नालियों में, इसको फ़्लो करवा के अलग अलग खाइयों या डिचेस में फ़्लो करवा के। इससे सरफेस एरिया बढ़ा, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा और वाटर टेबल बढ़ गया। नेक्स्ट है सब सरफेस मेथड। वो मेथड्स जो सरफेस से नीचे यूज़ कर रहे हैं उनको बोला सब सरफेस मेथड। इन दिस मेथड द स्ट्रक्चर लाइज बिलो द सरफेस एंड रिचार्जेस ग्राउंड वाटर डायरेक्टली। द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कॉमनली यूज फॉर रिचार्ज वेल। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं? रिचार्ज वेल, रिचार्ज शाफ्ट या डग वेल्स। अब एक एक करके इनको हम समझते हैं। रिचार्ज वेल, नाम से ही क्लियर है, ऐसा वेल जिससे कि वाटर का रिचार्ज हो रहा है। रिचार्ज वेल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इंजेक्शन वेल वेयर अ वाटर इज पम्प्ड इन द रिचार्ज, पम्प्ड इन फॉर रिचार्ज। और सेकेंड है रिचार्ज वेल वेयर वाटर फ्लोज अंडर ग्रेविटी। इंजेक्शन वेल ऐसे वेल जिसके अंदर रिचार्ज के लिए हमने थोड़ा फोर्स यूज़ किया है इंजेक्ट करने के लिए, रिचार्ज वेल में अंडर ग्रेविटी हो रहा है। इंजेक्शन वेल, इंजेक्शन वेल आर सिमिलर टू द ट्यूब वेल। जैसा हमारा ट्यूबवेल होता है सिमिलर वैसा ही है। दिस टेक्निक इज सूटेबल फॉर ऑगमेंटिंग द ग्राउंड वाटर स्टोरेज फॉर डीपर एक्विफर्स फॉर पंपिंग इन ट्रीटेड सरफेस वाटर। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर का अगर कोई सरफेस के नज़दीक कोई एक्विफर है वो तो इजीली रिचार्ज हो जाता है, लेकिन अगर कोई डीप सिचुएटेड एक्विफर है, अगर उसको हमें रिचार्ज करना है तो हमें इंजेक्शन वेल यूज़ करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम इसमें, एक बोर वेल की तरह एक बोरिंग किया, और उससे वाटर को अंदर हम इंजेक्ट करते हैं और वो वाटर जाके वाटर टेबल एक्वीफर का पार्ट बन जाता है और वाटर टेबल को राइज कर देता है। दिस टेक्निक इज सुटेबल फॉर ऑगमेंटिंग द ग्राउंड वाटर स्टोरेज ऑफ फॉर डीपर एक्वीफर बाय पंपिंग इन ट्रीटेड वाटर। इसमें ध्यान रखना है हमें कि ट्रीटेड वाटर ही यूज़ करना है। ट्रीटेड वाटर क्यों यूज़ करना है? ट्रीटेड मतलब साफ़ किया हुआ पानी, कीटाणु रहित, इम्प्योरिटीज़ रहित। इसका रीज़न ये है कि अगर हम पॉल्यूटेड वाटर को इनफिल्टर बिना फ़िल्टर किए इनफिल्टर अगर कर देंगे तो एक्वीफर के अंदर जाके मिल जाएगा, और वही पानी अगर कोई बाहर बाद में निकाल रहा है तो इम्प्योर वाटर अगर यूज़ कर सकता है तो बीमारियां फैल सकती है। इसलिए ध्यान रखना है कि अंदर जो वाटर हम भेज रहे हैं इंजेक्शन वेल के सिस्टम से वो ट्रीटेड होना चाहिए। दीज वेल्स कैन बी यूज्ड एज अ पंपिंग वेल ड्यूरिंग समर। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब बरसात ज़्यादा हो रही है, पानी खूब है सरफेस पे, तो इसको रिचार्ज वेल की तरह काम में ले लो, और जब बरसात कम है, पानी की सरफेस पे ज़रूरत है, तो इसकी वापस
एक ट्यूबवेल की तरह, बोरवेल की तरह गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। द मैथड इज सुटेबल टू रिचार्ज सिंगल एक्वीफर और मल्टीपल एक्वीफर। ये जो रिचार्ज का मेथड है, इसमें एट ए टाइम एक से ज़्यादा एक्वीफर्स को भी हम रिचार्ज कर सकते हैं। कैसे रिचार्ज कर सकते हैं? ये एक पूरी की पूरी पाइपलाइन है, इसको हमने इन पानी ऊपर से प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक एक्वीफर था और एक कुछ नीचे जाके यहाँ एक्वीफर था, और पाइपलाइन पूरी हमने यहाँ तक डाल दी। अब यहाँ से जो पानी हम अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ अंदर तो जाएगा ही जाएगा, और यहाँ पे भी अगर हम कुछ यहाँ पे इसके छेद कर देते हैं इस पाइप में, तो यहाँ से भी ये पानी इस एक्वीफर को भी रिचार्ज करने का काम कर सकता है। तो एट ए टाइम एक से ज़्यादा एक्वीफर्स को इस सिस्टम से रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज थ्रू दिस टेक्निक इज़ कंपैरेटिवली कॉस्टलियर एंड रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड टेक्निक। हाँ, ये थोड़ी सी कॉस्टली है और इसमें थोड़ी टेक्निक भी यूज़ करने की ज़रूरत है, ऐसे ईजिली नहीं हो सकता। एक एक्सपर्ट आदमी ही कंपनी ही से कर सकती है। नेक्स्ट है रिचार्ज वेल। सिंपल, रिचार्ज वेल फॉर अ शैलो वाटर टेबल एक्वीफर अप टू 50 मीटर आर कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज रिचार्ज कैन टेक प्लेस अंडर ग्रेविटी फ्लो। इसमें किसी भी तरह की कोई पंप की आवश्यकता नहीं है, ये अंडर ग्रेविटी ही रिचार्ज करता है, इसलिए इसमें कॉस्ट भी कम यूज़ हो रही है। लेकिन इसमें जो एक्वीफर हम रिचार्ज कर सकते हैं वो अप्रॉक्स 50 मीटर्स या उससे कम के हो सकते हैं। These wells could be of two types. One is dry, another is wet. The dry type of wells have bottom of screen above the water table. In such a well, excessive clogging is reported due to release of dissolved gases as the water leaves the well, and on the other hand, redevelopment methods have not been found effective in dry type of well. Wet type of wells are in which screen is kept below water table. Thus the wet type wells have been found more successful. पिच एंड शाफ्ट। पिच एंड शाफ्ट में क्या है कि हम एक, अगर ऊपर की सरफेस इम्परवियस है, ग्राउंड सरफेस के नज़दीक जो लेयर है वो इम्परवियस है, तो उसको हम पंचर कर देते हैं और उसके अंदर हम जैसे फ़िल्टर टाइप एक क्रिएट कर देते हैं। जैसे इस फिगर से क्लियर है कि ये एक ऊपर इम्परवियस लेयर थी, इस इम्परवियस लेयर को हमने पंचर किया और यहाँ हमने एक पिच बना दिया या शाफ्ट बना दिया। इस शाफ्ट को नीचे हमने कुछ रॉक्स से भर दिया, कुछ मोटे रॉक्स, फिर कुछ बारीक रॉक्स, फिर सैंड पार्टिकल्स, और इसके अंदर जो सरफेस का वाटर है ये हमने जैसे इस डिप्रेशन के अंदर वाटर भरा, यहाँ से वाटर इसके अंदर आ गया और यहाँ से फिल्टर होते हुए ये फिल्टर होते हुए ग्राउंड सरफेस में अंदर घुसकर वाटर टेबल का पार्ट बन गया, और वाटर टेबल को इनिशियली जो यहाँ था वो ग्रोथ होके यहाँ आ गया। In areas where impervious layer is encountered at shallow depth, pits and shafts are suitable structure for artificial recharge. इसमें artificial recharge के लिए pits and shaft को यूज़ किया जाता है जहाँ पे impervious layer encounter हो जाती है ऊपरी। These structures are cost effective to recharge the aquifer directly. इसके अंदर एक्वीफर्स को cost effective है क्योंकि सिंपल एक हमने खड्डा खोदना है, एक पिच बनाना है और उसको यूज़ कर रहे हैं हम, ना किसी पंप की यूज़ कर रहे हैं, सिंपल उसके अंदर पानी जा रहा है और फिल्टर होके नीचे एक्वीफर में मिल रहा है। डायमीटर ऑफ द शाफ्ट शुड नॉर्मली बी मोर देन 2 मीटर्स। इसका जो डाया है वो 2 मीटर के करीब रहता है। Advantage of shaft pits structures is that they do not require large piece of land like percolation tanks and other spreading methods. इसमें क्या है, बहुत ही छोटे एरिया में ही ये सिस्टम लगाया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा लैंड सरफेस नहीं चाहिए कि हम उसके ऊपर फैलाएं और उसके बाद वो परकोलेशन हो, इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। देयर आर
practically no losses of water in the form of soil moisture and evaporation like other methods of spreading. स्प्रेडिंग मेथड में पानी बहुत बड़े एरिया में फैल के तो रहेगा, लेकिन वहाँ से एवेपोरेशन के रूप में पानी बह भी जाएगा। बहुत बड़े एरिया में आपने पानी डाल दिया, लेकिन वो पानी वहाँ पे रहेगा, वो बात तो सही है, लेकिन वहाँ से उड़ेगा भी। पानी नीचे तो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी मात्रा में पानी ऊपर भी चला जाएगा, जो कि वाटर का लॉस हो रहा है। लेकिन इस पिच एंड शाफ्ट मेथड में ये नहीं होगा, सारा का सारा पानी नीचे। डगवेल को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। वी वर डिस्कसिंग द रिचार्ज मेथड्स, इन दैट वी वर टू डिस्कस डगवेल्स। डगवेल्स अपने नाम से क्लियर है, ऐसे जो कुएं जो गांव में हम पानी के सोर्स के लिए खोद के रखते हैं, उनको डगवेल्स कहा जाए। अब क्या होता है कि बहुत सारे कुएं हमने खोदे हैं, उसमें पानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ वो पानी उसमें कम हो गया। पानी कम हो गया तो कुएं सूख गए, क्योंकि वाटर टेबल नीचे चले गया। अब उन कुओं में पानी नहीं है, लेकिन वो खुदा हुआ स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है। वो खुदा हुआ स्ट्रक्चर, वो डगवेल हमारे लिए आज काम का हो सकता है आर्टिफिशियल रिचार्ज में। क्या कर सकते हैं कि उस पानी में जो डगवेल है, जो बरसात का पानी आ रहा है या पानी जो अदर सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है, वहाँ से पानी हम लेके उस डगवेल में ट्रीट करने के बाद उसके अंदर डाल दें। वो एज अ इनफिल्टरिंग एजेंट या रिचार्ज का सोर्स, एज ए सोर्स यूज़ किया जा सकता है। वो पानी अंदर जाएगा और वाटर टेबल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो एक खुदा हुआ कुआं है, तो वो नियरली एक्वीफर के नज़दीक है, क्योंकि पहले कभी उसमें पानी था लेकिन वो पानी ख़त्म हो गया है। वो एक्वीफर के तो नज़दीक है ही ऑलरेडी। तो उस स्ट्रक्चर को हम पुराने कुओं को जो सूख चुके हैं आज यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए। इन एलुवियल ऑल as well as hard rock areas, there are thousands of dug wells have either gone dry due to considerable decline of water table. Water table जैसे जैसे नीचे गया वो सूख गए हैं। These dug wells can be used as recharge structures. Storm water and other surplus water from canals etc. can be diverted into these structures to directly recharge the dried aquifer. जो सूखे हुए एक्वीफर्स हैं उनको इससे मेथड से रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है वाटर को रिचार्ज करने के लिए। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड रिचार्ज। ये एक इनडायरेक्ट मेथड का रिचार्ज के इनडायरेक्ट मेथड का एक तरीका है इंड्यूस्ड रिचार्ज। इंड्यूस्ड रिचार्ज में हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे डायरेक्टली हम कुछ रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी की वजह से रिचार्ज बढ़ जाता है। आइए हम डिस्कस करते हैं इसको। It is an indirect method of artificial recharge involving pumping from aquifer hydraulically connected with the surface water such as perennial streams, unlined canal और lakes। क्या करते हैं हम कि ऐसे कुछ एक्वीफर्स होते हैं जो कि सरफेस वाटर सोर्स के नज़दीक हैं, कनेक्टेड हैं। उन एक्वीफर्स से हम पंप आउट करते हैं वाटर को, और वहाँ से पंप आउट करेंगे वाटर को तो वहाँ एकदम से पानी का लेवल, वाटर टेबल रिड्यूस होगा, और एकदम से जब पानी का वाटर का लेवल, वहाँ से वाटर टेबल का लेवल कम होता है, तो उस वाटर के सोर्स से जो कि उस एक्वीफर से कनेक्टेड था, वहाँ से वाटर मूव करेगा वाटर एक्वीफर की तरफ, जिससे कि उसका रिचार्ज बढ़ेगा। हैवी पंपिंग लोअर्स द ग्राउंड वाटर लेवल एंड कोन ऑफ डिप्रेशन इज़ क्रिएटेड। जैसे ही हम हैवी पंपिंग शुरू करते हैं तो वहाँ पे कोन ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। अब कोन ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। कोन ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होता है, आप इतना समझ लीजिए कि वहाँ पे वाटर टेबल एकदम से घट जाता है। एक छोटे से एरिया में वाटर टेबल घट जाता है, पूरे एरिया का नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट का जहाँ से हमने पंप आउट किया है वाटर को हैवीली, वहाँ पे एक वाटर टेबल लो हो जाता है, जिसकी वजह से लोवरिंग ऑफ वाटर लेवल इंड्यूसेस द सरफेस वाटर टू रिप्लेनिश दिस ग्राउंड वाटर। और इस घटे हुए वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए जो सरफेस पे जो वाटर अवेलेबल है, चाहे वो किसी कैनाल के पास हो, स्ट्रीम के पास हो या लेक के पास हो, वो वाटर एकदम से उस जगह की पूर्ति के लिए अंदर आता है
और वाटर का रिचार्ज, वाटर टेबल का रिचार्ज करता है वहाँ पे। दिस मेथड इज़ इफेक्टिव वेयर स्ट्रीम बेड इज़ कनेक्टेड टू एक्वीफर बाय सैंडी फॉर्मेशन। और ये मोस्टली वहाँ इफेक्टिव है जहाँ पे जो स्ट्रीम का बेड है, जो लेक का बेड है, वो एक्वीफर से कनेक्टेड है सैंडी फॉर्मेशन। ऐसा नहीं हो कि बीच में कोई क्ले की फॉर्मेशन है, क्ले की फॉर्मेशन है तो पानी को आने ही नहीं देगी। तो एक सैंडी फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक परमिएबल लेयर होनी चाहिए जिससे कि पानी आ भी सके इजीली, तभी इस चीज़ का फ़ायदा है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये एक आपका स्ट्रीम है, नदी है, इसमें पानी है, और ये इसका वाटर टेबल है। ये पहले का वाटर टेबल है यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम, यहाँ एक हमने ट्यूबवेल बनाया, ट्यूबवेल बना के यहाँ से हमने पानी बाहर पंप आउट करना शुरू किया हाई। अब हाई स्पीड से वाटर जैसे ही पंप आउट होगा तो ये वाटर टेबल एकदम से इसके पास का एरिया, जो इस वेल के पास का एरिया है, इस बोरवेल के पास का एरिया है, वहाँ पे वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। और जैसे ही वाटर टेबल यहाँ से नीचे जाएगा तो इस स्ट्रीम का पानी इस तरफ फास्टली फ्लो होगा और स्ट्रीम का पानी ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाएगा। और इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड रिचार्ज। क्योंकि हम ये, और इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हम डायरेक्टली कोई वाटर हम नहीं डाल रहे हैं, हम तो ऐसी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि ये पानी यहाँ से अपने आप यहाँ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड रिचार्ज। आई थिंक इट इज़ क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I hope you all will understand this topic. Thank you.